हेलो दोस्तों, मैं अरुण गौतम। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास में जो पहला टॉपिक था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो टॉपिक पढ़े थे। और उसमें जो पहला भारत आने वाला यूरोपीय कंपनी थी वो पुर्तगाली थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो है अगली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो डच थे। ये हमारा टॉपिक था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें जो भारत आने वाली पहली कंपनी थी वो पुर्तगाली थी, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगली जो भारत आने वाली कंपनी है या जो अगले व्यापारी यूरोप से भारत आते हैं वो पुर्तगाली के बाद में वो डच थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डच होगा। डचों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डच जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे और भारत में कब आते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, और हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर इनका व्यापार क्षेत्र रहता है और ये कब भारत से वापस जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, भारत में आने वाली जो कंपनियां थी वो एक इधर मैं सीक्वेंस बता दे रहा हूँ। ये पहले जो है पुर्तगाली आते हैं, उसके बाद में डच आते हैं, डचों के बाद में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद में जो है डेनिश आते हैं, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आते हैं। ये वो यूरोपीय कंपनी आई है जो हमारे भारत में आती है और जिनका हमारे साथ व्यापार होता है। तो पुर्तगालियों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आज का हमारा सेगमेंट होगा डचों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फ्रांसीसी, एक एक करके आगे हम बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग डचों के बारे में। जो डच है वो कहाँ के रहने वाले थे? डच यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, अभी उसे हम वर्तमान समय में नीदरलैंड कहते हैं। पहले उसे हॉलैंड कहा जाता था। तो वो लोग हॉलैंड के थे। ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे और ये हॉलैंड से भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये निवासी कहाँ के थे? हॉलैंड के, या फिर आप अभी इसे वर्तमान समय में नीदरलैंड कह लेंगे। नीदरलैंड के रहने वाले थे ये। अब अभी तक जो है हमारे यहाँ पर भारत में या पूर्वी देशों में एक व्यापारिक कंपनी चल रही थी पुर्तगाली, और पुर्तगाली लोग जो है भारत में व्यापार कर रहे हैं आराम से। अभी ये इधर अकेले व्यापार कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप ये कहोगे कि इनका व्यापारिक एकाधिकार था। यहाँ पर इनको कोई प्रतियोगी नहीं था, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था, तो ये लोग अपने हिसाब से व्यापार कर रहे थे। लेकिन इनका एक तरीके से जो व्यापारिक एकाधिकार था ये टूटता है। और कौन तोड़ता है? डच तोड़ते हैं। डच कैसे तोड़ते हैं? जब 1595 ईस्वी में जो है डचों का एक दल जो है यूरोप से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए निकलता है और इंडोनेशिया पहुंचता है। इंडोनेशिया में जो सुमात्रा और बैंटम द्वीप है वहां पर सबसे पहले ये पहुंचते हैं। तो ये बात है आपकी 1595 की। और 1595 में ये जब निकलते हैं तो वहां जो दल मैंने बताया ना वो कार्नेलिया हाउसमैन के नेतृत्व में निकलता है। कार्नेलिया हाउसमैन के नेतृत्व में 1595 में इनका पहला व्यापारिक दल निकलता है और ये सबसे पहले कहां पर पहुंचते हैं? इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक द्वीप है सुमात्रा,
बैंटम, इन जगहों पर ये पहुंचते हैं और यहाँ पर अपना व्यापारिक केंद्र वगैरह लगाते हैं और यहाँ से व्यापार शुरू करते हैं। उसके बाद में जब इनका व्यापार ठीक ठाक चलता है तो डच की जो संसद थी, जो डचों की संसद थी, उस संसद ने क्या किया, 1602 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के द्वारा पारित करने के बाद में इन्होंने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडस ओरिएंटल कंपनी। इन्होंने संसद से प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करने के बाद में वेरिंग दे ओस्ट इंडस डच कंपनी का गठन किया। अब ये जो कंपनी संसद के प्रस्ताव द्वारा गठित की गई, इस कंपनी को कुछ अधिकार दिए गए। अधिकार क्या दिए गए? व्यापारिक अधिकार दिए गए। ये अधिकार इनको कितने वर्षों के लिए दिए गए? सबसे पहले तो ये 21 वर्षों का इन्हें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इसमें ये क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे। इसके अलावा ये लोग क्या करेंगे? युद्ध वगैरह कर सकते थे। युद्ध के अलावा किसी प्रकार का समझौता है या संधि है, समझौता या संधि, इसके अलावा और कोई मतलब भूखंड या भूमि अर्जन, भूमि अर्जन का अधिकार दिया गया किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ये इन्हें जो व्यापारिक अधिकार दिया गया था 21 वर्षों का दिया गया था। अब ये कंपनी जो है अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना स्टार्ट करती है। अब ये जो है जब इनका व्यापार स्टार्ट हुआ तो 1605 ईस्वी में नीदरलैंड का एक व्यक्ति था, उसका नाम था वादर हेग। वादर हेग के नेतृत्व में पहला डच दल भारत पहुंचता है। किसके नेतृत्व में? वादर हेग के नेतृत्व में। वादर हेग के नेतृत्व में पहला डचों का दल जो है भारत पहुंचता है और ये लोग जो है भारत के पूर्वी तट पे पहुंचते हैं। अगर हम देखें भारत का आधा मैप बना ही लेते हैं तो यहां पर आंध्र प्रदेश में एक जगह है मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में ये लोग पहुंचते हैं और 1605 में ही ये लोग सबसे पहले भारत में अपनी एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो ये जो है पूर्वी तट पे लगाते हैं और ये भारत में डचों की पहली व्यापारिक कोठी होती है, फैक्ट्री होती है। अब यहां से जो है पुर्तगाली भारत में व्यापार करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में फिर ये कई सारे जगहों पर व्यापार करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, 1610 ईस्वी में पुलिकट को अपना मुख्यालय बना लिया था। पुलिकट को अपना मुख्यालय बनाया और इसी मुख्यालय से जो है यहीं पर जो है जो डच लोग थे वो स्वर्ण पैगोडा ढालते थे, मतलब सोने के सिक्के डालते थे और बाकी जगहों पर पहुंचाते थे। तो ये इनका यहाँ पर स्वर्ण सिक्के ढालने का केंद्र बन चुका था। और अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वर्तमान समय में पुलिकट तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर ये पुलिकट स्थित था। ये अभी जो है हमारा कहाँ पे, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आता है पुलिकट। अब यहाँ से ये जो लोग जो है
अपना सोने के सिक्के वगैरह डालने लगे और डालते थे, बाकी जगहों पे पहुंचाते थे। यहीं पर इन्होंने गोल्डिया नाम का एक किला बनाया था, गोल्ड्रिया। गोल्ड्रिया नाम का किला बनाया था, और ये वो किला था, मतलब इसके अलावा जो है बाकी किलों की इन लोगों ने क्या किया था, दुर्गीकरण वगैरह करा रखा था। ये ऐसा ही किला था। इसके बाद में कंपनी और व्यापार करती है, अपना और अधिकार क्षेत्र बढ़ाती है, व्यापारिक क्षेत्र बढ़ाती है। इसके अलावा जो है कंपनी फिर जो है बंगाल की तरफ रुख करती है, ऊपर पहुंचती है। तो बंगाल में जो है कंपनी सबसे पहले जो केंद्र लगाती है, पीपली में लगाती है अपना, पीपली। तो पीपली वो जगह है जो बंगाल की, जहां पर डचों ने पहली बार अपनी व्यापारिक कोठी लगाई थी, और ये कोठी इन्होंने 1627 में लगाई थी। अब यहाँ पर ये पीपली से व्यापार करते हैं, और पीपली का जो केंद्र था जल्दी ही ये उड़ीसा की तरफ, बालासोर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। फिर इन्होंने अगला जो अपना केंद्र बंगाल में लगाया था वो 1653 के तकरीबन चिंसुरा में लगाया था। कहां पे लगाया? पहला तो ये 1627 में पीपली में अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं, और उसके बाद में 1653 में ये चिंसुरा में एक फैक्ट्री लगाते हैं। और ये फिर बाद में क्या होता है कि चिंसुरा जो है बंगाल में पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र बन जाता है, और यहीं पर जो है ये जो चिंसुरा है हुगली में स्थित है। तो यहीं पर इन लोगों ने एक किले का निर्माण करवाया था, उसका नाम था गुस्तावुल। तो गुस्तावुल नाम का इन लोगों ने यहां पर गुस्तावुल नाम से एक किले का निर्माण करवाया था, और धीरे धीरे फिर यहाँ पर ही इनका व्यापार का केंद्र और मजबूत होता गया। इसके अलावा आप देखोगे तो सूरत में, विमलीपट्टनम में, पटना में, कासिम बाजार में, कोचीन में, करिकाल में, कई सारी जगहों पर डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र लगाया, और व्यापार वगैरह अच्छे से धूमधाम से कर रहे थे। यहाँ से इनका बढ़िया व्यापार चल रहा था। तो कुल मिला के ये अच्छे लाभ के उसमें चल रहे थे। और धीरे धीरे फिर क्या करते हैं ये लोग, भारत से पुर्तगालियों के प्रभाव को भी कम करने लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर दो कंपनियां थी, पुर्तगाली थे पहले से, और दोबारा जो है दूसरे कंपनी हमारे पास जो थी वो डचों की कंपनी थी। तो डच यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, और डच धीरे धीरे प्रभावशाली हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, पुर्तगालियों को धीरे धीरे भारत से समाप्त करने की कोशिश की, या इनका आप कह सकते हो कि व्यापारिक अधिकार जो था, या जो व्यापारिक प्रभाव था, वो सब चीजें यहाँ से धीरे धीरे समाप्त कर रहे थे। ये चीजें यहाँ पर ये करते हैं। उसके बाद में फिर जो है भारत में अंग्रेजों का भी आगमन होता है। तो कुल मिलाकर के अब भारत में जब 1608 में अंग्रेज आ जाते हैं, तो भारत में अब देखेंगे कि 3 व्यापारिक कंपनियां हो जाती हैं, पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। तो प्रतिस्पर्धा कुल मिला के 3 लोगों में होने लगती है। अब ये जो पुर्तगाली डच थे यहाँ पर जो व्यापार कर रहे थे, वो किस चीज का व्यापार कर रहे थे? डच भारत से जो है अफीम, सोरा, चावल, सूती वस्त्र, नील, इन सब का व्यापार करते थे। वो मसालों का व्यापार नहीं करते थे। मसालों का व्यापार ना करने का कारण क्या था? क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर था, जो मुख्यालय था, वो इंडोनेशिया में था, और इंडोनेशिया में एक द्वीप है, पुंज द्वीप। पुंज द्वीप से ही ये मसाले का व्यापार करते थे। तो कुल मिलाकर के जो डच थे वो मसाले के लिए किस पर? इंडोनेशिया पर निर्भर रहते थे, और इसीलिए जो है ये भारत से मसाले का व्यापार ना करके सिर्फ जो है नील, सोरा, अफीम, चावल,
सूती वस्त्र, इन सब का ये व्यापार करते थे। और ये व्यापार जो इनका था ना, वो सहकारिता पर आधारित था। डचों का जो व्यापार है वो पूरी तरीके से किस पे, सहकारिता पर आधारित था। ठीक है, तो ये इनके कुल मिला के व्यापार का सेगमेंट था। और इसमें जो अब भारत में क्या है कि इनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष भी होता है। तो आप इसमें इधर ही देख सकते हैं। आंग्ल डच संघर्ष। देखिए, पहले तो भारत में पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, पुर्तगालियों के बाद डच आए, मैंने बताया। और डच जो है धीरे धीरे अपने व्यापार में उन्नति करते हैं और इनका व्यापार क्षेत्र में प्रभाव भी बढ़ता है। जब इनका व्यापार क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता है तो होता क्या है कि डच जो है कई सारे, जैसे मलक्का हो गया, कोचीन हो गया, ये वो व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक केंद्र थे पुर्तगालियों के, जहां पर इनका ठीक ठाक फायदा होता था। तो इन केंद्रों पर क्या किया, पहले डचों ने अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले डच क्या करते हैं, पुर्तगालियों के व्यापार को या प्रभाव को समाप्त करते हैं। उसके बाद में अब बचे अंग्रेज। तो जब अंग्रेजों के प्रभाव को समाप्त करते हैं, समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तो फिर इनमें अंग्रेजों के साथ संघर्ष होता है। तो इसमें 3 संघर्ष होते हैं अंग्रेजों के साथ में। ये 3 संघर्ष में जो फाइनली युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध होता है और ये बंगाल में होता है। बेदरा के युद्ध में क्या होता है कि डच पूरी तरीके से अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। और यहां पर अंग्रेजों का नेतृत्व जो है क्लाइव कर रहा था। जब भारत में अंग्रेजों से डच हार जाते हैं तो इनका जो व्यापारिक सपना था भारत में पूरी तरीके से, वो डचों का धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एक तरीके से कह सकते हो आप, चकनाचूर हो जाता है। तो अब ये क्या करते हैं ना, भारत से धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं। इनका जो दूसरा संघर्ष देखेंगे वो परिणाम क्या निकल के आता है, वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, और ये आपका 1759 में होता है। इसमें एक तरफ डच थे, दूसरी तरफ कौन थे, अंग्रेज थे। और अंग्रेजों का नेतृत्व जो है वो क्लाइव कर रहा था। और इसमें विजय जो होते हैं ना, वो अंग्रेज ही होते हैं। और इसके बाद में फिर धीरे धीरे यहां से डच वापस जाने लगते हैं। अब आप देखोगे कि डचों का प्रभाव भारत में बढ़ गया। अब इनके प्रभाव या इनके पतन का कारण क्या था, डचों के पतन के कारण। अब हम जो है डचों के पतन के कारण की बात करेंगे, क्योंकि अब 1759 में जब बेदरा के युद्ध में ये लोग हार जाते हैं तो क्या करते हैं कि धीरे धीरे भारत से वापस जाने लगते हैं। अब जो अंग्रेज थे वो यहाँ पर प्रभावशाली हो जाते हैं, वो अपनी सत्ता जमा लेते हैं। डचों के पतन के कारण में कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, उसमें कई कारण थे जिसकी वजह से डच भारत से धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। पहला इनमें अगर हम कारण की बात करें
डचों का मसाला द्वीपों पर अत्यधिक निर्भरता थी। ये भी एक पतन का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया से ये मसाले का व्यापार करते थे और इंडोनेशिया में ये ज़्यादा ध्यान देते थे, और जिसकी वजह से भारत में इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता है। अत्यधिक निर्भरता, ये भी उनके पतन का कारण था कि इंडोनेशिया में ज़्यादा महत्व दे रहे थे इंडोनेशिया को भारत की तुलना में, तो भारत में धीरे धीरे ये अंग्रेज अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से इनका भारत में पतन होता है। एक कारण और महत्वपूर्ण कारण है, वो है अंग्रेजों की नौसेना। अंग्रेजों के पास में डचों की तुलना में अच्छी खासी नौसेना थी और अच्छे उनसे ज़्यादा संख्या में जलपोत थे। तो कुल मिलाकर ये था कि डचों की तुलना में अंग्रेजों के पास मजबूत नौशक्ति थी। अंग्रेजों की तुलना में कमजोर नौसेना, और आप ये भी कह सकते हो कि इन लोगों ने अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति को अपनाया था। बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण इनका बढ़ता जा रहा था, वो भी एक इनके पतन का कारण बनता है। अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाना, ये भी इनके पतन का एक कारण बनता है। और इसके अलावा जो है इनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो चुकी थी। अंग्रेजों से कई सारे इनके युद्ध हुए, बाकी पुर्तगालियों से भी इनके युद्ध हुए। तो इन युद्धों में इनका काफ़ी सारा पैसा नुकसान हुआ, और इसके अलावा और भी इनके कई सारे भ्रष्टाचार, कंपनियों में बहुत सारे भ्रष्टाचार भी हुए। तो इसकी वजह से इनका जो आर्थिक रूप से ये लोग कमज़ोर हो गए, और फिर अपने आप को सर्वाइव करने में इन लोगों ने असफल पाया, और जिसकी वजह से भारत में धीरे धीरे क्या होता है, डचों का प्रभाव समाप्त हो जाता है, और जो अगली कंपनी थी जो हिंद महासागर में व्यापारिक रूप से अपनी स्थिति को मजबूत कर रही थी, वो अंग्रेजों की कंपनी थी। तो इसके बारे में हम जो है इतना आज रखेंगे। ये यहाँ तक जो है आपका डच था, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है अगले वीडियो के साथ हम लोग अगले वीडियो में अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।